भाई आज का टाइम में लोग के समझे है कि भाई रोड निकल गए, बड़े बड़े हाईवे निकल गए, 4 लाइन 6 लाइन निकल गए तो वह तरक्की है। असल में जो है उसके पीछे का रहस्य, उसके पीछे का राज जो है आज आपको बतावांगे कि भाई रोड क्यों निकलने लग रहे हैं और रोड किसके लिए निकलने लग रहे हैं और रोड की जमीन किन पैसों से किससे ली जाने लग रही है और आसपास की जमीन का होने क्या वाला है। नमस्कार जी भाई साहब। भाई नमस्कार जी। जी स्वागत आपका अपने चैनल पे जनता सरकार मोर्चा के ओंकार को लेकर के आप फिर दोबारा चैनल पे आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। असल में यह भारत की ओंकार है और जनता सरकार मोर्चा का अभियान है कि जनता ही सरकार है, या केवल जनता सरकार अकेले मोर्चा की ओंकार नहीं, अब भारत की ओंकार है कि आप जनता को ही सरकार की ताकत में ले आओ। अच्छा पूछना चाहूँगा, जैसे कि लोग मानना है कि भाई बड़े बड़े 6 लाइन 4 लाइन हाईवे निकल गए, इसने विकास और तरक्की समझा देश की, क्या ये असलियत है? इसके पे तो कर लें आप चर्चा। इससे पहले मैं एक निवेदन करूंगा जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इससे पहली वीडियो जो कल डाली थी जिसमें कर्ज की बात हो रही थी, 29 लाख करोड़ रुपए का जो नकली नोट छापने का जो मुद्दा है, हाँ। उस वीडियो को एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। हाँ। वो जो लिंक डाला गया है, हाँ। उसमें जब आप ये देखोगे कि 29 लाख करोड़ के वो नोट छापे गए हैं जो गोल्ड स्टैंडर्ड के बिना छपे, तो वो नकली नोट है, लेकिन फर्जी हैं, लेकिन वो आम समाज को, आम लोगों को नहीं पता। हाँ। अब मान के चलो मेरे पास मेरी मेहनत के तो 1 लाख रुपए हैं और कहीं से किसी के पास, या मेरी बात कर लिया किसी के पास भी नकली आ गए 20 लाख रुपए, हाँ। और मेरे को कोई चीज़ खरीदनी थी तो मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पसंद की चीज़ है, मेरी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है, अगर मेरे पास अकेले 1 लाख रुपए हैं तो मैं उसको सोचूंगा कि भाई 2 लाख रुपए की चीज़ है, मैं 1 लाख रुपए मेरे पास है तो कैसे खरीदूं? लेकिन अगर मेरे पास कहीं से 2 नंबर के हैं, फर्जी हैं, नकली हैं, जो भी दूसरे पार्ट जो सिस्टम में है चोरी वाले, अगर उसके तरीके से 20-30 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ जाएं तो मैं उस 2 लाख रुपए की 5 लाख भी दे दूंगा, क्योंकि मेरी मेहनत के थोड़ा है वो। मानने की बात है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, आप पीछे थोड़ा सा एक बार विचार करो, जो लगभग पिछले 20 साल में नागपुर में एक प्रोजेक्ट आया था 2007 में, मिहान प्रोजेक्ट, जिसको SCZ बोला गया। हाँ। इसी तरीके से गुड़गांव को डेवलप करने का DLF का फैक्टर आया था। DLF जो न्यू गुड़गांव जो बात होती है, उसको डेवलप करने के लिए ज़मीन खरीदी गई थी। इसी तरीके से ग्रेटर नोएडा बनाई गई थी, इसी तरीके से न्यू मुंबई बनाई गई है। मतलब कहने का ये है, बड़े बड़े शहर पिछले 30 साल में जो बने हैं, 30 साल पहले जाओगे तो आपको वो जो रियल शहर थे, यानी जो पुराने बुजुर्गों से जो 200-400 साल 500 साल पुराने थे, वो थोड़े दायरे में थे। जींद को देखो, करनाल को देखो, कैथल को देखो, किसी भी शहर को, हिसार को देख लो। लेकिन जो डेवलपमेंट के नाम पे जो हुड्डा आया, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, पंजाब में पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पुड्डा आया, ऐसे तरीके से राजस्थान की अथॉरिटी आई। ये प्लान थे जमीनों को लेकर उसको डेवलप कर लोगों को गांव से शहरों की तरफ विस्थापित करना। इस मामले में जो काम करा गया वो इसी फैक्टर पे काम करा गया कि अगर मेरे पास कहीं से चोरी के पैसे हैं या किसी के पास भी चोरी के पैसे हैं, उस चोरी के पैसे से कहीं भी सस्ती चीज को महंगी करके खरीद लिया जाए। वही काम DLF में हुआ गुड़गांव में। गुड़गांव में जब वो सारी चीज इस पैसे पे आई तो 29 लाख करोड़ के फर्जी नोटों का सारा सिस्टम वहां आपको समझ आएगा कि वो कैसे हुआ। जब नकली नोट आए कंपनियों के पास, और कंपनियों ने फिर दुनिया, क्योंकि बैंकों ने नकली नोट छापे, RBI ने नकली नोट छापे सरकारों की मिलीभगत से, जब नकली नोट छापे तो वो बैंकों के पास आए। बैंकों ने दे दनादन पिछले 15 साल में लोन बांटा। अब उस लोन के पैसे से बड़ी बड़ी कंपनियों ने गुड़गांव के जैसे शहरों में, जैसे गुड़गांव है, ग्रेटर नोएडा है, जो भी बड़े बड़े शहर हैं पूरी देश में, उनकी जमीन खरीदी। कितनी खरीदी? पहले जमीन का रेट 1.5 लाख रुपए एकड़ था, और जब वो फर्जी छापा हुआ पैसा बैंकों के पास है और बैंकों ने लोन दिया मर्जी से, तो उस लोन के पैसे से 1.5 लाख रुपए वाली जमीन का रेट 20 लाख कर दिया, सीधे 15 लाख 20 लाख। 15 लाख। अब वो कंपनी ने 20 लाख खरीद लिया। अब उसने देखा कि अभी कोई डेवलपमेंट वाला आ रहा है, तो फिर DLF वाला आ गया जिसमें वाड्रा भी है, कांग्रेसी है जो। उसने क्या करा, वो जमीन कई करोड़ का एकड़ खरीदा, और गुड़गांव के लोगों ने देखा, ओहो 1-1.5 लाख रुपए की जमीन एकड़ की, 2 करोड़ की बिक्री है, 2.5 करोड़ की बिक्री है, 3 करोड़ की बिक्री है, कमाल है। तो सबने बेच दिया। और जैसे ही गुड़गांव बिका
गुड़गांव की जो प्रॉपर जमीन थी उन लोगों ने उससे बाहर मूव करना शुरू करा। गुड़गांव से रेवाड़ी की तरफ गए, राजस्थान की तरफ, गुड़गांव से पलवल की तरफ गए, यूपी की तरफ, गुड़गांव से चंडीगढ़ यानी दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ आए तो ये सोनीपत, पानीपत, करनाल का एरिया, इधर फिर रोहतक और इधर जींद का एरिया, उधर हिसार का एरिया, भिवानी का एरिया। यानी इन्होंने क्या किया, इस खेल को और बड़ा कर दिया। पहले एनसीआर होता था दिल्ली गुड़गांव, फिर एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राजधानी के अंडर में चारों तरफ आने वाला नजदीकी एरिया, जिसमें नजफगढ़ था, जिसमें सोनीपत से पहले कुंडली था, ये सारे एरिया थे। इन्होंने अब एनसीआर में करना पानीपत और करनाल तक ला दिया, रोहतक जींद तक ला दिया, उधर भिवानी के नजदीक तक ला दिया, उधर रेवाड़ी तक ले गए, चले गए। यानी अब नेशनल कैपिटल रीजन जहां पे वो राजधानी का क्षेत्र है, उसकी जमीन अब उन लोगों ने पहले खरीदी जिनके किले 1.5 लाख के और वो 20-20 लाख में बिके थे और फिर वो 2-2 करोड़ में बिके। हाँ। अब उनके पास पैसा आता आ गया, उन्होंने अगले लोगों की जमीन वो जो 1 लाख रुपए की थी वो 5 में खरीद ली, उन्होंने वो बेच दी। ये पैटर्न होते होते आसपास का पूरा एरिया कंपनियों ने खरीद लिया आज। और फिर वो कंपनियां चाल है किस तय रॉ मटेरियल तय, जैसे कि 370 धारा हटाई, उस पे भी 370 अगर बात कर लें, हाँ। 370 की बात है, पहले तो अपन ये समझना जरूरी है अब उसके बेस में क्या था। जब ये सारा का सारा सिस्टम चल रहा था तो एक प्लान आया 2008 में, लगभग वो 12,440 एकड़ के लगभग जमीन है गुड़गांव और झज्जर के बीच पूरा जिला। कितनी एकड़? 12,500 एकड़। 12,500 एकड़। हाँ, लगभग 12,440 एकड़ है वो। गूगल पे पड़ा है वो कि भाई रिलायंस ने कितना खरीदा था। उसमें एक्वायर करी गई जमीन और ये कह के बताया गया उन लोगों की जमीन जब 1.5 लाख की 5 में बिकी, 5 की 20 में बिकी, 20 की 50 और 1 करोड़ में बिकी, उन लोगों के दिमाग में एक विचार पैदा किया गया कि यार 1.5 लाख की जमीन के 1 करोड़ मिल गए, 5 लाख की जमीन के 1 करोड़ 2 करोड़ मिल गए, बेच दो ना। इसमें वैसे भी सरसों और बाजरा ही हो रहा है, इसमें हो क्या रहा, जबकि उस क्षेत्र में सरसों और बाजरा बहुत अच्छी किस्म का रहा। सूखा क्षेत्र था तो ज्वार भी हो रही है, तिल भी हो रहे हैं, बाजरा भी हो रहा है, मूंग भी, सारी चीज हो रही थी। लेकिन उनको ये बताया गया साल में यार ये तो 50,000 के भी नहीं पैदा हो रहे, तो इसकी अगर 50,000 की पैदावार नहीं दे रही, अगर इस जमीन को बेच दिया जाए तो ये जमीन करोड़ों की बिक रही है। और फिर किसी ने कह दिया उड़ता बेच के कहीं और ले लेंगे, लेकिन उन्हें ये क्या पता जो यहाँ का प्लान है वो सारे हरियाणा नहीं सारे भारत में चल रहा है, वहाँ की भी तो बिकेगी। तो ये प्लान पैदा किया इन्होंने। और पहला प्लान जो था नकली नोट छापने के बाद जो गुड़गांव बिका, गुड़गांव के चारों तरफ का एरिया बिका और उससे आम आदमी के दिमाग में ये गया कि इतनी सब महंगी जमीन बिक रही है तो बेच दो। तो पूरा गुड़गांव बिका, पूरा झज्जर और गुड़गांव के बीच का एरिया 12,500 एकड़ वो रिलायंस ने खरीदा। उससे एक बात और निकली, जब वो बिक रहा था वहाँ पर रिलायंस ने टोटल प्लान था उनका कि भाई उसमें SEZ बनाएंगे, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, उसमें रोजगार देंगे। लेकिन कितने लोगों को देंगे, अखबार में छपेगा कि 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन 12,500 एकड़ पे कितने परिवारों का रोजगार छिन जाएगा उसका कोई अखबार नहीं बताएगा आपको। तो एक तरफ की एक साइडेड बात बताएंगे, वन साइडेड बात, दूसरी साइड का नेगेटिव जो समाज के ऊपर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट है वो आरामखोर कोई नहीं करता। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जो देश चीज समझने वाले भाई है उनको मैं कह दूं, कोई भी काम समाज में हो रहा है उसका समाज पे प्रभाव अच्छा है या बुरा, उसके नतीजे समाज को बताए जाएं, उसको बोला जाता है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि भाई अगर 12,500 एकड़ जमीन बिकेगी उसका समाज पे नकारात्मक या उल्टा या गंदा प्रभाव कितना पड़ेगा। ये बता दे भाई जाएंगे भाई पूरा फैक्ट्री लगेगी 12,500 एकड़ में तो 10,000 20,000 50,000 आदमी मतलब रोजगार मिलेगा। वहां पे एक पॉइंट ये है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहे हैं, वहाँ पे रिलायंस की टाउनशिप बन रही है, वहाँ पे लॉजिस्टिक के यानी ट्रांसपोर्ट के हब बन रहे हैं, पूरे 12,500 एकड़ से पूरा सिस्टम बन रहा है। इसी एरिया से जुड़ के एकदम नजदीक से दिल्ली के चारों तरफ जो KMP बनाया गया है, कुंडली मानेसर जो एक्सप्रेसवे है, कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे, वो रिंग रोड बनाया गया दिल्ली के चारों तरफ। दिल्ली के चारों तरफ जो रिंग रोड बना है दिल्ली से लगभग वो पड़ता है 30-40 किलोमीटर बाहर। अब वो जमीन और वो रोड दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, यानी
दिल्ली के बाहर 12,500 एकड़ की जमीन को बेच के उसमें इंडस्ट्री रिलायंस की खड़ी करनी, उसी से वो रिंग रोड बनाना। इसी से आगे एक और काम हुआ, अभी जो अगला प्लान आया वो ये था कि भाई जब ये काम हुआ इससे कनेक्ट होके अभी हरियाणा को और पंजाब को चीरते हुए एक हाईवे निकल रहा है जिसका नाम है दिल्ली जम्मू कश्मीर तक दिल्ली जम्मू हाईवे जो निकल रहा है। वो 6 लेन है कि 8 लेन है, वो भी बन ही रहा है, उस पर अभी चढ़ने का वो टाइम नहीं, मतलब बना नहीं है वो उस पे कहीं किसी भी गांव को, किसी भी छोटे शहर को वहां कनेक्ट नहीं किया गया है। वहां सीधा 1-2 बड़े शहर कनेक्ट होंगे, नहीं तो सीधा दिल्ली से और जम्मू तक का वो हाईवे है। इसमें एक चीज देखने की है कि वो जो रोड है वो ट्रकों के लिए नहीं, ट्रकों के लिए है। उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स है, उसमें मोटरसाइकिल नहीं चढ़ेगी। अगर वो ज़मीन जो है वो किसानों की है, किसानों से छीन के वो ज़मीन पे हाईवे बना दिया, लेकिन उस पर ट्रैक्टर नहीं चढ़ेगा, मोटरसाइकिल नहीं चढ़ सकती, बैलगाड़ी नहीं चल सकती, यानी आम आदमी के लिए वो है ही नहीं। इसी कारण से 50-50 फीट ऊंचे एलिवेटेड हाईवे ये बना रहे हैं ताकि उस पे आम आदमी का कोई कनेक्शन ही ना हो। बहुत जगह एक चीज़ और देखी गई है कि आम आदमी यानी पूरा का पूरा गांव धरना करता है कई मतलब 1-2 साल तक या कई 6 महीने तक, उनका कोई सुनवाई नहीं होती। वो कहते हैं कि भाई इस पे हमारा कट मिले, क्योंकि एक आदमी के 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ ज़मीन में से 50 फुट ऊंचा हाईवे निकल गया और उसको रास्ता मिला है 10 किलोमीटर दूर से घूम के आने का। वो तो अपने दोनों खेतों को बचा ही नहीं पाएगा और दोनों खेतों में खेती नहीं कर पाएगा। तो कैसे बात बने, ना उस रोड पे उसको चढ़ने की हिम्मत है या उसकी इजाज़त है। तो ये किसान को तबाह करने का एक बहुत बड़ा प्लान निकल के आया। ऐसे ही इसी हाईवे से निकल के और इसी ज़मीन से जो ये जम्मू के लिए रास्ता निकला है, इसी से लेके KMP से राजस्थान की तरफ हाईवे बना है। एक बना है इधर बागपत, मेरठ बागपत, और ये इधर शामली मुजफ्फरनगर होंगे और फिर आगे ये देहरादून। फिर एक बुंदेलखंड की तरफ निकला है और सबसे बड़ा निकला है इसी एक KMP से जो रिंग रोड है दिल्ली का, इससे जोड़ के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे केवल 15 घंटे में। अब देखो जम्मू से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई कितना चकाचक रोड बना दिया। हमें लग रहा है ये उत्थान के लिए है। अब इसको मैं एक दूसरी बात को और बता दूं आपको, जो बड़ा खेल है, क्योंकि ये सारी की सारी बातें आपको देख लेनी चाहिए। 152D और निकला हरियाणा को चीरते हुए बीचों बीच, वो सीधा हरियाणा को बीचों बीच गया राजस्थान, इधर कोटपुतली निकल गया अंबाला से। वो भी उस रोड पे भी कोई भी बड़ा मतलब कोई भी आम आदमी का साधन नहीं चढ़ सकता। अभी क्या हुआ है, उधर से धीरे धीरे दिल्ली की तरफ से जितने हाईवे निकल रहे हैं, उन हाईवे के दोनों तरफ की जमीन की रजिस्ट्री सरकार बैन कर रही है, बंद कर रही है। मतलब किसान खुद का खेत ना बेच सकता, ना खरीद सकता। अच्छा। अब जींद है, जींद जिला अपने पास, जींद के पास पिल्लू खेड़ा है। पिल्लू खेड़ा में ये कट है 152D का, वहां पे चढ़ने उतरने का है। वहां पे 5 गांव को एक्वायर कर लिया गया है। कन्फर्म है? कन्फर्म है। 3000 हो चुका। अच्छा। जींद में SEZ बनेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, और वहां पे 3800 एकड़ की जमीन को एक्वायर कर लिया गया है। बहुत सारी जमीन का पैसा भी आ गया है और उन लोगों ने आगे इन्वेस्ट भी कर दिया। उनको ये नहीं पता कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अब वो जो 5 गांव की जमीन बिकी है, कभी भी ये कहते थे, आपने अगर पंचायतियों में कभी बुजुर्गों में आप बैठे हो तो एक बात बड़ी काम की है जो समझने की है, समझन किया है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया, कोई ऐसा घिनौना काम कर दिया कि गांव के लोगों ने उसको ये कह दिया कि तू अगर गांव में रहेगा तो भाई आपको परेशानी आएगी, ठीक है, परेशानी आएगी। आप अगर परेशानी से बचना है, मान के चलो आपस में झगड़ा हो गया और एक घर में आदमी मर गया, अब जब तक दुश्मन सामने दिखेगा, यानी जिस घर का आदमी मरा है उसको मारने वाला सामने दिखेगा, तो उसको क्या पता कब गड़बड़ दिमाग में आ जाए, कब खुन्नस निकालने की या बदला लेने की आ जाए। तो गांव के लोग ये कहते थे भाई जो देखो हो गया उसका तो कुछ कहता नहीं। बुजुर्ग बड़े कमाल के थे, पहले उनको मिलवाते थे कि भाई देख इसने गलती करी, अब ये वापस तो आ नहीं सकता, लेकिन तेरे को दंड है,
दंडी है तो इस गांव ने छोड़ के चला जा। और जब गांव छोड़ के जाता था ना तो पूरा गांव रोता था, क्योंकि गांव छुड़वाना किसी का भी बहुत दुखदाई होता था। लेकिन उसने ये गलत काम किया है तो उसके लिए दंड भी जरूरी है, और उसका परिवार बचाना है। तो बुजुर्गों की कितनी लंबी तगड़ी सोच थी, उसका परिवार भी बचाना, उस भाई को भी बचा के रखना कि वो दोबारा से खुन्नस पैदा करके और बदला लेने की ना सोचा है। तो एक के साथ गड़बड़ आ गई तो दूसरे के साथ भी गड़बड़ ना आवे, तो उसका गांव छुड़वा दिया। लेकिन दुख होता था कि एक भाई ने गलती करी, उसने गांव तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन चल इसके बच्चे पढ़ जाएंगे किसी गांव में जाके। हमारे बुजुर्गों की तो इतनी गहरी सोच थी, लेकिन इन्होंने क्या करा, 5 गांव बिके हैं तो 5 गांव के लोगों के घरों को उठाएंगे वहां से, यानी सबको वहां से विस्थापन करेंगे। अब गांव भी नहीं रहेंगे। और ये काम केएमपी जो है दिल्ली के चारों तरफ 60 नए शहर बनाए जाएंगे, डेवलप्ड नए शहर, हाँ, अर्बनाइज डेवलप्ड सिटी बनाए जाएंगे। और वो कौन से हैं? एक गांव अगर 100-150 एकड़ में फैला है, उस गांव को उठा के मान के चलो 100-150 एकड़ में गांव फैला है 3000 की जनसंख्या का। 3000 की जनसंख्या का मतलब हो गया एक घर में 5 आदमी एवरेज लगा लो, तो कितने हो गए? लगभग 600 फ्लैट बनाएंगे 2 एकड़ में। जो ये दिल्ली के, गुड़गांव के, चंडीगढ़ के बड़े बड़े शहरों के चारों तरफ जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो बन रही हैं, जो 30-30 मंजिल, 50-50 मंजिल, उनमें गांव के लोगों को उठा के ये बैठा रहे हैं अब। और जो 60 नए शहर बनने की जो बात आई है केएमपी के दोनों तरफ, वहां पे उन गांव को उठा के जिनकी जमीन की रजिस्ट्री बंद हो चुकी है और उनको जमीन एक्वायर, मतलब सरकार एक्वायर करेगी या कंपनियों को एक्वायर करने के लिए देगी, उन गांव को उन हाई राइज बिल्डिंग में डालेंगे। यानी गांव को खत्म करने का प्लान, जमीन को हड़पने का प्लान, और इन जमीनों पे कंपनियों के कब्जे करवाने का ये प्लान है। तो ये बहुत सारी चीजें, देखो एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, बहुत सारे भाई इसको देखेंगे, बहुत सारे को लगेगा कि यार पागल हो गए ये तो। लेकिन जब अपने बच्चों की जिंदगी का सवाल आता है तो पागलों की तरह हर चीज समझनी पड़ती है। कितने षड्यंत्र हो रहे हैं, कितनी जगह से आपके ऊपर नजरें रखी जा रही है, कितनी जगह से आपके दुश्मन आपको खाने के लिए तैयार है, वो हर चीज समझनी पड़ेगी। कोई चीज, अगर कोई भी घटना अगर हिसार में हो रही है तो मैं उसको अपने से जोड़ता हूं कि जो हिसार में हुई है कल मेरे गांव में भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो जाएगी। और अगर वो घटना कहीं दूसरे राज्य में हुई है तो मेरे राज्य में भी हो सकती है। तो जब वो मेरे राज्य में हो सकती है तो वो मेरे घर में भी हो सकती है, मेरे गांव में भी हो सकती है। तो जहां जब कोई दुर्घटना या घटना होती है तो मैं उसको अपने आप से जोड़ के उस पर विचार और चिंतन शुरू करता हूं कि मैं उसको कैसे ठीक करूं और उसका एक ही समाधान लोगों को जगाएं। अब ये सारा काम हो रहा था। इसमें एक चीज और देखना, एक धारा जो आप 370 की बात कह रहे थे, वो जब तोड़ी गई थी उसके साथ में खबर चली थी। धारा 370 तोड़ते ही 2-4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वो खबर चली थी। खबर ये थी, अमेरिकन 13 सीनेटर्स विजिटिंग जम्मू एंड कश्मीर। मतलब ये जैसे अपने सांसद हैं, संसद भवन है, ऐसे उनकी सीनेट है, सेनेट हॉल बोलते हैं उनको। उनके सीनेटर्स जैसे अपने सांसद है, पार्लियामेंट एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके वो बोले जाते हैं सीनेटर, यानी सेनेट हॉल में बैठने वाले सीनेटर। और वो 13 लोग आए थे जम्मू कश्मीर की यात्रा करने, वो धारा टूटते ही, और उन्होंने पूरा ये विजिट करके गए थे कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या कुछ है। एक घटना ये है जो जरूरी है, मैंने इसलिए धारा 370 की बात बाद में करेंगे, उससे पहले ये सारा माहौल समझना जरूरी है। 13 लोग आए, उन्होंने कश्मीर की यात्रा करी। कश्मीर में उन्होंने देखा कि क्या क्या है, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कहाँ कहाँ जगह सही हो सकती है, एक बात। दूसरी बात, कश्मीर में बहुत कुछ हुआ होगा, यहाँ बहुत सारे झगड़े अपने यहाँ पे भी होते हैं, मतलब सारे देश में, और सरकारें करवाती हैं इसको, राजनीति करवाती है, बाकी आम आदमी कभी नहीं झगड़ता। मुसलमान वाले भी चली थी खबर। मैं वही कह रहा, जब जिस दिन लोगों ने गालियां भी दी थी, शायद मैं पहले फेसबुक पे पहला व्यक्ति था जिसने 45 अपने फौजी जवानों के चिथड़े उड़ने के बाद मुझे जो अंदर दर्द था, मैंने उसके बाद एक बात लिखी थी फेसबुक पे कि जो पाकिस्तान में गोले बारूद डाले गए हैं उसमें कितने लोग मरे, अंधेरे में कैसे पता चलता है,
मेरे लोगों को या मेरे देश को, जबकि मेरे देश के लोग वहाँ मतलब खुफिया एजेंसी की अगर बात करो तो वहाँ पे अंधेरे में अपन ऐसे चल रहा है, एक जहाज उसने गोला डाल दिया तो हर जगह पे मेरे खुफिया लोग बैठे होंगे, ये किसने बताया? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि अपने देश में तो संभाल नहीं रहे। अपने देश में जो सबसे बड़े चोर है वो नेता हैं, तो उनके चोरी को तो रोक नहीं रहे। दूसरे देश में जाकर वो ये बता रहे कि भाई गोले का डालने से हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया। चलो वो तो बदला ही दूर की बात है, मैं ये कह रहा हूं कि वो चिथड़े जब उड़े, कमाल की बात ये है अक वो फौजी जो पूरे देश को बचाने की बात कर रहे हैं, उनके खुद की सुरक्षा का कोई इंतजाम आसपास में नहीं है, और कोई भी ऐसे ऐरा गहरे नत्थु खैरे की गाड़ी उनकी बस में आके ठुक गई। एक ये सवाल है कितना बड़ा जो मेरे देश की सुरक्षा पर सवाल करता है। दूसरी बात ये है कि जिस दिन वो बसों से आए और जिस जगह से आए वो एक बर्फीली जगह से आ रहे थे, उससे 5-10 दिन पहले, पता नहीं 1 हफ्ता पहले की बात है, वहां बैठे जो चीफ थे, जो वहां के कैप्टन था, उसने पत्र लिखा था मंत्रालय इसको, अपने मिलिट्री को, किसी ऊपर हेड को, कि यहाँ से निकलने की कोई जगह नहीं है, आप हमें हेलीकॉप्टर मुहैया कराइए, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा उस टाइम, वहाँ से निकाल लो हमको इनको यहाँ से। कोई उनको सुरक्षा मतलब कोई भी उनको सुविधा नहीं दी गई, और जब उनको वहाँ से सुविधा नहीं दी गई तो बसों से निकाल के लाए, और बसों से जब निकल रहे थे तो वहाँ पे बारूद से भरी एक कार वहाँ टकरा जाती है। तो इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं नजर आता? साफ दिख रहा है भाई हमने। और चिथड़े कैसे उड़े हैं यार, मतलब कुछ नहीं कह सकते, मतलब सर कलम कर देना चाहिए उन नेताओं का जो उस समय बैठे थे सत्ताओं पे, उनको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। लेकिन ये अगला ही चुनाव जो आया, वो चुनाव उन्हीं लोगों के चिथड़ों पे लड़ा गया कि हमने जो वहां पे जो फौजी मरे, फौजियों के जो चिथड़े उड़े, मैं मरे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका सम्मान राजनीति ने नहीं किया। भगत सिंह आज भी आतंकवादी है, मेरे अंदर में शहीदी है उनकी, लेकिन सत्ता के लिए वो मरे हैं और उनके चिथड़े उड़े हैं। तो वो जो चिथड़े उड़ रहे थे, उन चिथड़ों के नाम पर ये कह दिया कि हमने इसका पुलवामा अटैक का बदला ले लिया या जो भी करा, उसका सिस्टम राजनीति में फिर कमाया और उससे फिर वोट लिया। अब इन सारी बातों से जो अपन लगभग 15-20 पॉइंट गिने हैं, जमीन छीनने से लेके, और सबसे पहले कर्ज का जो 29 लाख करोड़ के नकली नोट छापने से लेके, फिर उसकी जमीन खरीदने से लेके, जमीन का फिर उसके बाहर अगली जमीन महंगी होने से लेके, और यहाँ वो सीनेटर्स जो अमेरिकन और इंग्लैंड के जो लोग आए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, वो भारत के जम्मू कश्मीर की यात्रा करते हैं, उसके पीछे क्या है? एक तरफ 370 टूट रही है और एक तरफ वो दौरा करने के लिए आ रहे हैं। और अभी 1 साल पहले, 1 साल से बात चल रही है कि जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है, यूरेनियम मिला है, पता नहीं क्या क्या मिला है। अब लिथियम यूरेनियम हवा में तो नहीं मिला भाई, लिथियम यूरेनियम मिला है जमीन में, पहाड़ों में, और वो पहाड़ से जब यूरेनियम लिथियम निकाला जाएगा तो वो पूरा कश्मीर और जम्मू उजाड़ा जाएगा। इसमें यह बात नहीं देखना कि ये बीजेपी ने करा या कांग्रेस ने करा, जो प्लानिंग करी थी 12,500 एकड़ की वो कांग्रेस की थी, और उसके चारों तरफ केएमपी का प्लान था वो कांग्रेस का था। उसकी बात बनाने की बात आई तो फिर बीजेपी ने करा, बीजेपी फिर अभी लगभग 11-12 साल हो गए, अब उसके बाद बीजेपी चल रही है। तो जो जड़ें बोई थी, जो बीज बोया था पहले वालों ने, अब उसकी फसल और उसके पौधे और उसके पेड़ जो बड़े करके उनका फल काटने की और बर्बादी का जो फल काटने की बात है, अब वो बीजेपी कर रही है। और इसमें सब शामिल हैं, जो काम कश्मीर में हो रहा है वही काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। हसदेव जंगल तबाह कर दिए गए हैं, और वहां पे एक सरगुजा का एरिया है, उसमें 800 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर का जंगल तबाह कर दिया है। ऐसे ही करके पूरा का पूरा तमिलनाडु जयललिता के टाइम पे उसने वीरप्पन के नाम पे पूरा जंगल चंदन का काट के बेच दिया, और जब पता चला कि अब वीरप्पन का काम पूरा हो गया तो उसको मरवा दिया। अच्छा। और अब उस पहले सरकारों ने बोला कि वीरप्पन कौन है, वीरप्पन एक तस्कर है, सरकारों ने बनाया वीरप्पन तस्कर था, लेकिन आज उसकी बेटी बीजेपी में है। ओहो, मतलब
सारे इन गुंडे के नेताओं के लिंक है। सब कुछ प्लान्ड है, कहाँ का क्या उजाड़ा जाएगा, कहाँ का क्या सिस्टम बनाया जाएगा। अब पिछली बात अपनी हुई थी, अब की बार नीतीश कुमार की जो इंटरफेयर हुआ है सरकार में, वो नीतीश कुमार बिल गेट्स का चेला है। जो डीएमके के करुणानिधि का लड़का है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्लान का हिस्सा है। मोदी और ये केजरीवाल और ये जितने सारे प्लान का हिस्सा है ही, अपन ने पहले बता रखा है। कहने का मतलब ये है, धारा 370 जिनको लगता है कि हिंदू मुसलमान के झगड़े खत्म करने के लिए तोड़ी गई थी, भाई वो है ना, एक बार समझ लेना कि आपके बच्चे बहुत जल्दी भविष्य में बहुत परेशानी में है, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं रहने वाला। हरियाणा बिकने वाला है, पंजाब बिकने वाला है, राजस्थान बिकने वाला है। जहाँ जहाँ से हाईवे निकल रहे हैं उनके आसपास की कई कई किलोमीटर की ज़मीन वो नीलाम होने वाली है, सरकार उसको एक्वायर करेगी। और जो ज़मीन हाईवे से दूर है वो लगभग 99.99% से ज़्यादा ज़मीन पे कर्जे हैं बैंकों के, और बैंक और लोगों के पास कर्ज अदायगी करने का कोई प्लान नहीं है। तो जब जमींदार खुद मरा पड़ा है, उसको दिहाड़ी अगर 10 रुपये पड़ती है, एक दिन हमने चर्चा भी करी थी कि उसको 10 रुपये दिहाड़ी कैसे निकलती है। 10 रुपये कमाने वाला बंदा 1 एकड़ पे 1 लाख रुपए का अगर कर्जा है तो उसको कैसे उतारेगा। अब वो नहीं उतरेगा, जब वो कर्जा नहीं उतरेगा तो बहुत जल्दी, जिस दिन ये टोटल डिजिटल कर देंगे, तो फिर सरकार की तरफ से, बैंकों की तरफ से फरमान आएगा कि अपने पैसे भर दो। पैसे भरने के लिए नहीं है तो बोलेंगे कि आपकी ज़मीन के कागज़ हमारे पास, हम नीलाम कर रहे हैं। नीलाम करने के टाइम बैंक जब नीलामी निकालेंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, अडानी अंबानी जैसे, और जब वो उद्योगपति आएंगे तो उनको वो ज़मीन भी ले आएंगे। न, गुंडों की जरूरत नहीं उनको, क्योंकि प्रशासन उनके साथ है। हाँ, तो प्रशासनिक गुंडा उनके साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो जो लोग आएंगे वो कहेंगे कि भाई ये ना हरियाणा के 20,000 एकड़ खरीदनी है या 10,000 एकड़ खरीदनी है, जैसे 12,500 एकड़ खरीदी, तो बैंक आ जाएंगे, हम लोन दे देंगे। तो बैंकों ने लोन दे दिया, जमीन मिल गई, और फिर बैंक और सरकार ने उनका वाइट ऑफ बोलते हैं उसको, उनका कर्ज साफ कर दिया कि भाई ये तो एनपीए में चला गया, ये वाइट ऑफ कर दिया। यानी बैंकों ने नकली नोट छापे, नकली नोटों से जमीन ले ली, वो जमीन पूंजीपतियों ने ले ली, पूंजीपतियों को जमीन लेने के लिए वो लोन दे दिया, और वो लोन क्योंकि नकली था उनके घर से कुछ गया नहीं, वो माफ कर दिया। यानी कितना गजब है, पूरे समाज की पूरी जमीन पे कब्जा करने के लिए सिस्टम तैयार बैठे हो भी फ्री में। वो क्या है ना, नून लगे ने फिट करी और रंग भी चोखा आ गया। तो मतलब कुछ भी नहीं करा, एक पसीने की बूंद नहीं कमाई, केवल और केवल चोर लोगों ने, शातिर लोगों ने, दुष्ट लोगों ने अपनी योजना बना के और कितना सरल तरीके से नकली नोट छाप के और पूरी जमीन पर, पूरे समाज पे कब्जा कर लिया। और फिर अजय भाई आपका ही सवाल निकल के आता है, भाई साहब ये लोग फिर जिनके कागज खेत उसमें बैंक में धरे गए, तो उनकी तो जमीन धरी गई, मैंने आप तो बताया था। अब एक बात बताओ, कल भी मैं बता रहा था आपको, आपने कहीं दूध बांध लिया और अगले ने दूध, मतलब 1 लीटर पानी में दूध तो गिरा 50 ml और 950 ml डाल दिया पानी। अब आप उसको पैसे, आपने पैसे देने बनाए कि नहीं बने उसके? जब बात दूध की हुई है तो डील तो दूध की हुई है, डील दूध की हुई है, तो उसने दूध नहीं दिया, पानी दिया है, तो पीछे है नहीं है बंदे। तो यही काम है, जब जमीन आई है, जमीन के बदले में उन्हें कागज बना दिए, और वो कागज भी तेरे नाम है यार, और वो कागज लेकर अपने दौरे धर लिए। तो जो असली चीज है, आपने रुपया देना चाहिए था, अगर उन्होंने लोन दिया तो रुपए देने चाहिए थे। और रुपए का मतलब हम बता रहे हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 777 मिलीग्राम का 1 रुपया है। तो अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो 10 लाख गुना में 777 मिलीग्राम सोने के रुपए मिलने चाहिए थे। क्या आपको मिले? उसकी तो पर्ची मिल गई। अब आपने डील तो करी थी रुपया की, दे दिया आप तक कागज, तो आपने अपनी जमीन देनी बनाए कि नहीं बनाए? नहीं बनती। इसी तरीके से आपने डील करी थी दूध की, दे दिया आपको पानी। कौन से पैसे भाई? कौन से पैसे? जावाड़ में पानी दिया था, पानी दिया भाई। तो जब आपने मेरे को लोन दिया, मैंने आपको अपनी जमीन के कागज दिए, तो मेरे को तो पैसे रुपए चाहिए थे, तुमने तो पर्ची दे दी। तो कौन सी जमीन ले रहे हो भाई? कौन सी जमीन और कौन से दूध के पीछे?
इन दोनों बातों को कनेक्ट करना जरूरी है। और जो 370 की धाराएं जो तोड़ने की बात हुई थी, इसका प्लान बड़ा लंबा है। जब आज़ादी की बात हो रही थी और नेहरू इस पे काम कर रहा था, तो जानबूझ के इंग्लैंड के इंटरफेयर से जम्मू कश्मीर को ऐसी उलझन वाली जगह बना के रखा गया कि आने वाले टाइम पे अगर चीन परेशान करता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे के बीच में आने में, जब ये पूरी दुनिया को सर्विलांस स्टेट बनाने की बात है, कल आप कह रहे थे अब सुनील भाई हर चौक पर देखे कैमरे लग गए, मैं आपको कह रहा था हर चौक पर नहीं, हर घर में लगेंगे। और आपके तो हर घर में कैमरा है, क्योंकि टेलीविजन पे कैमरा है, आपके फोन में सुन रहा है, आपके एलईडी पे कैमरा है, सब जगह कैमरा है, तो वो तो लग चुके, लेकिन और स्पीड से लगेंगे। ये टोटल सर्विलांस स्टेट, पूरी तरह निगरानी वाली दुनिया बनाने का प्लान है। इसमें लोग इनको चाहिए नहीं, इसलिए इन्होंने वो वैसलीन लगा लगा के लोगों को बढ़िया तरीके निपटाने का काम कर रखा है। कहने का मतलब ये है, आप सब साथियों को मैं ये कहना चाहूँगा, जो अखबार बताते हैं, जो आपको राजनेता बताते हैं और जो आपको टीवी बताता है, उसमें बहुत कुछ घालमेल है। वो तो किसी से सबे कुछ घालमेल है, तो सब कुछ घालमेल है। अब एक घालमेल बता दूं मैं आप तक, पीछे से मूसेवाला मरा, मर्डर हो गया उसका। अब एक साल के बाद उसकी माँ ने बच्चों को जन्म दिया, एक दो बच्चों को जन्म दिया, शायद एक बच्चे को जन्म दिया, और वो IVF से दिया। एक दिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, छोटा मोटा अखबार नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया, पूरे देश में नेशनल अखबार, मैं और देवेंद्र भाई साथ में थे और एक दो साथी और थे, अखबार पढ़ रहे, और पूरे अखबार में ऊपर तो खबर थी मूसेवाला मदर गिव बर्थ बेबी, पता नहीं ऐसा डिलीवर है बेबी बॉय, और उस खबर के नीचे साफ साफ लिखा था बहुत निकट भविष्य में, यानी अंग्रेजी में लिखा हुआ था बहुत निकट भविष्य में IVF बहुत अच्छा काम करेगा। इन दोनों खबरों को जो पढ़ना समझेगा ना, जिसको पढ़ना आ गया, जो समझना आ गया जिसको, वही समझ पाएगा भाई। इसका मतलब ये है, मूसेवाला को जो मारा गया, मूसेवाला को जो मारा गया, वो मरने का जो अगला पड़ाव है वो IVF, मतलब एडवर्टाइजमेंट कितनी बड़ी निकली। और मूसेवाला का प्रचार कितना ज्यादा था, क्योंकि उसने काम किया था। सबसे बड़ी बात ये बताऊं, मूसेवाला ने पहले तो काम करना शुरू किया था उन्हीं के एजेंडे पे, लेकिन बाद में उसने गांव पे बात करना शुरू कर दी, बाद में उसने खेत पे बात करना शुरू कर दी, बाद में उसने ट्रैक्टर पे बात करना शुरू कर दी, बाद में उसने बैलों पे बात करना शुरू कर दी, और जब खेत किसानी पे बात करनी उसने शुरू कर दी, तो उसके बाद वो अटैकिंग मोड पे आ गया। और वो गाने में ट्रैक्टर खेत सब कुछ, वो गांव से बाहर ही नहीं निकला। लेकिन जो चोर, जो बॉलीवुड के कितने बड़े चोर हैं, जितने भी बड़े बड़े चेहरे एक्टर आपने दिखेंगे, वो सब चोर हैं बॉलीवुड के, वो समाज के सत्यानाशी हैं, उनकी तरह वो नहीं गया, इसलिए उसका नंबर मरवाने में आ गया। और जब वो मरा, उसका अगला पड़ाव अब क्या रहा, वो उसकी माँ ने IVF से बच्चा पैदा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका प्रचार हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रचार तो दिक्कत नहीं, उसने बच्चा पैदा कर लिया, वो अच्छी बात है भाई, क्योंकि उम्र नहीं थी। अगर पहले जवानी होती तो वो नेचुरल बच्चा पैदा हो जाता, लेकिन अब जो नेचुरल बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो अब उन्होंने IVF से कर लिया। IVF वाली जो तकनीक है, अगर उसको देखा जाए कि बहुत बड़ी समस्याओं में वो यूज कर ली, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका प्रचार कितना सटीक काम करता है। मैं इसको एक उदाहरण देता हूँ आपका। अमेजोन का जो ये कंपनी अमेजन, इसका CEO है, मेरे नाम जेफ बेजोस, हाँ जेफ बेजोस की नाम शायद जेफ बेजोस है, कुछ और है। तो भाई बोलो ना, भाई बोलना नहीं। उसने एक बार अमेजन ने उसको निकाल दिया, और जब घाटा आया तो वापस उसने जेफ बेजोस को बुला लिया। तो उसने एक टेक्निक बताई, कितनी कमाल की थी। अंग्रेज क्या करते हैं, 5 डे काम करते हैं, 2 दिन अपने होटलों में अय्याशी करते हैं। सबसे ज़्यादा उनकी बिक्री होती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, कंडोम्स की, और उसके बाद बिक्री होती है शराब की, बियर, शराब और कंडोम्स, ये सबसे ज़्यादा बिकते हैं वहाँ पे। और उनके बच्चे भी हैं, फिर एक आधे वैसे तो रखते नहीं बच्चे, वो तलाक होते रहते, बच्चे नहीं उनके पास। लेकिन एक जो बच्चा है किसी के पास, उसने क्या काम करा, जितनी शराब की जगह थी मॉल्स में या स्टोर्स में, उस शराब के बराबर में डायपर रखवा दिए बच्चों के,
और वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स रखवा दी। अब जिसने बोतल उठाई बियर की, उसका ध्यान खट से गया कि बच्चे को भी उस दिन जरूरत पड़ेगी, क्योंकि होटल में घूमने जाएंगे तो उसको डायपर की जरूरत पड़ेगी, डायपर लगाना पड़ेगा, बार बार उसका पेशाब करवाना, लेटरिन करवाना, वो भी एक बड़ी परेशानी है। तो ये पता चला कि जिस दिन उसने ये काम किया, उसके बाद अमेजन की सेल बहुत गुना बढ़ गई। मतलब कंपनियों ने किस तरीके से गेम खेला। अब एक दिन मैं करनाल में था, देवेंद्र भाई भी तेरे एक साथी अपना, उसका मेडिकल स्टोर है। एक जगह पे डायपर रखे हैं और अगली जगह पे क्रीम रखी है, डायपर इचिंग क्रीम। यानी डायपर पहनने से बच्चे को जो खुजली होगी, जो दाद होंगे, उसके समाधान के लिए क्रीम भी बराबर में है। अरे एक तरफ तो बीमारी पैदा कर दी और फिर उसका समाधान भी दे दिया। यानी पहले बीमारी से पैसे कमाओ और फिर उसके समाधान से पैसे कमाओ। ये दोनों बातों से मैं यहां रिलेट कर रहा हूं मेरे भाई, कि जब एक खबर ऊपर चल रही है कि इस आदमी को समस्या थी और आईवीएफ से फायदा हो गया, और उसके नीचे बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट आईवीएफ के हॉस्पिटल की है, तो इससे आप क्या समझोगे? इससे समझने लग रहा है वो देश का सत्यानाश तेजी से होने लग रहा है। मतलब ये है कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं मल्टीनेशनल कंपनियों की, जो कई लाख करोड़ की हैं, और कई लाख करोड़ की जो कंपनियां हैं वो किस लेवल तक गेम खेल सकती है। अच्छा, कंपनियां जिक्र आने लग रहा है। अपन स्टार्टिंग जिस से आपने करी थी कि भाई रोड बनेंगे, ये जैसे कि आपने बताया कि झज्जर के आसपास का एरिया जो है एक वायर हो लिया, खरीद लिया, ओड़ा कंपनियां कटेगी और ओढ़ता रोड कट जाओगा। झज्जर से केएमपी से कनेक्ट होता हुआ रोड 152 ये जम्मू कटरा वो चला गया। जम्मू में सिनेट्रा लिए, जम्मू में 370 टूट ली, कश्मीर में रोड लिथियम पा गया। अरे बोला डीजल पेट्रोल की गाड़ियां बंद हो रही हैं, बैटरी वाली आएंगी, तो बैटरी वाली से बैटरी में लिथियम चाहिएगा। क्या मजाक चल रहा है भाई और उसी सर्कल से जो मुंबई में जो बंदरगाह है वहां की कनेक्टिविटी है। यानी लिथियम आएगा दिल्ली होता हुआ और फिर मुंबई जाएगा और मुंबई से विदेश में जाएगा। अरे यहाँ पर लगी कंपनियां जहाँ पर आसपास ये जो एक वायर वाली जमीन है, यहाँ से बैटरियां क्रिएट होंगी और ऐड की ऐड है बेचेंगे। तो इतना बड़ा गेम, लोग नहीं सोच रहे कि रोड बन गया तो तरक्की होगी। मुझे तो सोच रहे हो। अरे मूर्खा न्यू नहीं बेरा, जड़े को रोड लिगड़ गया, उसकी जमीन साइड की भी हाथ लग गई। साइड की नहीं, कई किलोमीटर की, कई किलोमीटर की। क्योंकि इन डेवलप करने हैं शहर, गांव खत्म करने हैं। जो 100 शहर बनाने का जो प्लान था, उसके एवरेज में छोटे गांवों को खत्म करने का प्लान था। जो वो बोले थे ना स्मार्ट सिटीज का मतलब है 100% आप लेटरिन जाओगे तो भी कैमरे के शामी, पेशाब करने जाओगे तो भी कैमरे के शामी, रात में सोओगे तो भी कैमरे के शामी, खेत में काम करोगे तो भी कैमरे के शामी, कार में जाओगे, स्कूटर में जाओगे, बसों में जाओगे, 100% आप कैमरे के शामी रहोगे। ओहो, कल मैं आप उड़ जाने लग रहे थे, क्या नाम है, दादरी जाने लग रहे थे, 152 पे थे। मैं आपने पूछूं था कैमरे जमाने किले पे क्यों है, तो वो इतने हाई रेंज के कैमरे वो दूर तक ही नजर रखना है खेता में भी। इतनी रेंज के हैं कि अगर आप लगभग 1 किलोमीटर भी हो तो आपको जूम करके आपके ये रोम के बाल भी देख लें। मतलब कहने का कि जड़ को रास्ता लिकट गया, ओढ़ कर 5-5, 7-7 किलोमीटर के करण लग रहे हैं लोग। सब पर सर्वेलेंस, सब पर सर्वे चल रहा है, सब पे सर्वेलेंस है, सब उसमें निगरानी में है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो देखते हैं वैसा होता नहीं, और जो होता है वैसे हमें दिखता नहीं। ये वैसे ही है, हम जो चर्चा कर रहे हैं, केवल वही आदमी इसको समझ पाएगा जो बुढ़ा है। बुढ़ा मतलब ज्ञानी, उम्र का नहीं बुढ़ा, ज्ञान का ज्ञानी। मैं इसको इस तरीके से समझूं, जितने बुढ़े थे उनने गंठा यानी प्याज हमेशा फोड़ के खाया मुक्के गला, और उसका जो रस होया करता वो लिगट जाया करता, और उन्हें छोल के खा लिया करते। लेकिन जितने मारे बर के शाणे हैं वो चक्कू तक काट के खावे, और जो उसमें एक शायद फास्फोरस है कि क्या है प्याज के रस में फास्फोरस, मेरे को उसका केमिकल याद नहीं, उसको जैसे ही चक्कू लगेगा तो वो पॉइजन बनाता है। स्टील से रिएक्ट कर जाएगा, आयरन से, स्टील का मेरे को ध्यान नहीं, आयरन से रिएक्ट करेगा। अच्छा एक बात बताओ, वे बुढ़े जो अनपढ़ थे उनने तो फोड़ के खाया, यानी उनने बेरा कौन था लेकिन फोड़ के खाया, और मारे वाले जो उनसे कम करने शाने जो अपनी उम्र के हैं वे उन्हें काट के खावे। तो बोली बूझ कौन होया? बोली बूझ तो अपने वर्गे बुढ़े तो शाने थे, गणे शाने थे। तो जिन आदमियों ने
इतनी लेयर छोलनी आएगी। प्याज एक पापड़ छोल दिया प्याज का, फिर पापड़ आएगा, फिर पापड़ आएगा, फिर पापड़ आएगा, लास्ट में दिखेगी भाई या गिरी सी लिकड़ी है जिन्हें बच्ची क्या कर दे। जो बच्ची तक पहुंचने की कितने भी पापड़ ताण खातर समझने खातर तैयार है, तो तुम्हारी इन बातें क्या वो समझ सकेगा। समाज को बचाने की जो बात है, क्योंकि मना ई भी मैं कह कितने पापड़ तैयार लिए, बच्ची तो बच्ची रह रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भाई इस वीडियो ने देखा है और बड़ी गहराई तक समझा है, उसको ये बात समझ में आएगी भाई इतने सारे खेल आपके बच्चों को बर्बाद करने के चल रहे हैं। ना अपना इसमें कोई बीजेपी का एजेंडा है, ना इसमें कोई अपना कांग्रेस का एजेंडा है, ना इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है, ना इसमें कोई बिजनेस बनाने का एजेंडा है। समस्या आ रही है चारों तरफ जहर हो रहा, विचारा में भी, दिमागा में भी, हवा में भी। विचारा में जहर हो रहा सोच का, हवा में जहर हो रहा प्रदूषण का, पानी में जहर हो रहा प्रदूषण का, माटी में जहर हो रहा यूरिया डीएपी केमिकल का। रह गया के बचे थे गांव खत्म करने की तैयारी, क्योंकि गांव में ग्राम सभा जिसकी आगे कोर्ट भी फैल है, नेता मंत्री फैल है, पुलिस भी फैल है, सबकी में फैल है, ग्राम सभा आ गए। लेख के समाधान है गांव के गांव अगर तैयार हुए तो अब ग्राम सभा करके अपनी ताकत का अंदाजा और ऐलान करा तो बात बने। तो अगर किसी भाई ने लगा कि हम काम कर सका ग्राम सभा करके, तो आप शुरू करो। और जो पहली वीडियो को जिसकी डिस्क्रिप्शन की बात करी थी मैंने, उसको समझ के और फिर आगे इस वीडियो ने अगर देख लोगे, या तो वैसे तो ये वीडियो देख ही ली, लेकिन अगर इस वीडियो ने पहली वो वीडियो देख लोगे तो घना सुद्धा कुछ समझ में आएगा। और धारा 370 का तो समझ में आएगा। हाँ समझ में आएगा। धारा 370 ज्यादा टाई थोड़ा लिथियम है, और ये जम्मू कटरा रोड दिल्ली से इसलिए लिखने लग रहा है क्योंकि लिथियम दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली होते हुए मुंबई पहुंचाना है। और दिल्ली पे 2025 तक डीजल पेट्रोल बंद करने हैं। हाँ। और फिर गाड़ियां लिथियम के आने वाली हैं। हाँ। और आगे तो सबने दिखने लग रहा, आगे तो सबने दिखने लग रहा। जड़ को रोड लिखड़ेंगे, उसके आसपास के गांवों को विस्थापित करना कहाँ, शहरों में, उन कबूतर खाने में। और कबूतर खाने में विस्थापित हो गए। जब लॉकडाउन लगाना हुआ तो तुरंत एक चौकीदार थी कहना भाई लिफ्ट बंद कर दे, सारे ऊपर अपना आप टंगे रहोगे। गांव होंगे तो विरोध कर देंगे, क्योंकि गांव में ग्राम सभा है। ग्राम सभा अगर ना हो कोर्ट की चलती, तो मतलब कहना है ग्राम सभा को खत्म करने का पूरा प्लान है। और शहर तो इनके कब्जे में है, शहर में तो कोई पड़ोसी का नहीं, तो खुद एक गुलाम व्यवस्था है। गुलाम व्यवस्था है। वो एक टोटल सर्विलांस व्यवस्था है। तो उस पर तो कोई ज्यादा वो रोड़ा को नहीं। तो वो जो व्यवस्था जो ये गांव को कह रहे हैं ना, गांव को करेंगे शहरों की तर्ज पर डेवलप, वो जो डेवलपमेंट है गांव की तर्ज पे, वो यही है कि गांव के शहर की तरह जगह जगह कैमरे लगा गांव को भी बर्बाद करने का प्लान है। तो वो अपन है इस चर्चा में कर लिया। हाँ। अगर किसी साथी ने बचना है तो भाई जनता सरकार मोर्चा पे 95 18 17 0000 पे मिस कॉल कर लो और मैसेज कर दो, तो अपन मिल के बात कर लेंगे। चलो भाई, विचार कैसे लगे सारे के सारे भाई जरूर बताइए, क्योंकि ये बात हमारा समझ में आने लग रही है, पापड़ से उतरने लग रहे, बच्चे थी हम भी जाने की कोशिश करने लग रहे हैं, क्योंकि हम तो अभी तक पहुंचे नहीं। हाँ के शुरुआती पापड़ पाटने लग रहे हैं, जो अगले पापड़ तो हमने भी देखने हैं। तो भाई चैनल न कर लियो सब्सक्राइब अगली वीडियो खातर, क्योंकि इतनी खतरनाक जानकारी जो कि हैं आपको बर्बाद करने के लिए, आपके बच्चों को बर्बाद करने के लिए वो लाने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।